अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की सिफारिश सामने आई है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी के बाद बिल आखिर ओगरा ने भी पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की सिफारिश कर दी है। कितनी कमी हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा आज हम बात करेंगे कि हफीज शेख अपने एक इंटरव्यू में मुल्की मईशत की उन्होंने वजाहत की और बताया कि जून के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। इस बात की तशरीह की कि इस सिलसिले में मुआशी कारकर्दगी से क्या हासिल किया, इस पर भी हम तफसीली बात करेंगे और सज्जाद मीर साहब की राय लेंगे। उसके अलावा आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो हम बात करेंगे कि पहली बार अमरीकी कौंसिल ने भारत को अक़लियतों के लिए गैर मौजूद तरीन मुल्क करार दे दिया है। इस रिपोर्ट की क्या अहमियत है और क्या असर है, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा आज का जो हमारा अगला मौजू होगा वो हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया और बास टीवी चैनल्स पर एक मुसव्वदा दिखाया गया है, जिसकी तफसील में ये बताया ये नया मुसव्वदा है, लेकिन शहजाद अकबर की जानिब से इसकी तरदीद भी सामने आई है। ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए मीटिंग हुई है, जिसमें सब ने ऑनलाइन इजलास बुलाने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। उसके अलावा उस्मान बुज़दार ने ब्यूरोक्रेसी पर इजहार बरहमी किया है। टाइगर फोर्स का इफ्तिताह कर रहे थे उस टाइम, तो साथ ही उन्होंने कहा है कि जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों के गैर मेयारी होने पर नोटिस लिया जाए। इसके पीछे क्या कहानी है, इस पर भी हम बात करेंगे। रोजाना की तरह हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल है? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले हम पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में जो कमी हुई है उस पर बात कर लेते हैं। सर, क्या समझते हैं इसमें कितनी कमी हो सकती है? देखिए, वो उन्होंने रिकमेंड तो 20 रुपए पेट्रोल पे की है, मिट्टी के तेल पे 40 रुपए की है, कुछ और भी किया है, कुछ लेवी बढ़ा देंगे। लेवी जो होती है वो खास तौर पे एक्साइज ड्यूटी नहीं, टैक्स नहीं है, वो उसका और तरह का होता है, वो फेडरल बजट पे जाती है, उसकी सूरत मुख्तलिफ होती है। कीमत आप उसी के हिसाब से एडजस्ट करते हो, आगे पीछे करनी होती तो लेवी बढ़ा देते हो, कम कर देते हो। ये असल बात यह है कि तेल की आलमी कीमतों में जो कमी आई है उसका हमारी मईशत पे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा है। पॉजिटिव असर ये पड़ा है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो बहुत कम हो गया है। और इंपोर्ट बिल में सबसे ज्यादा जो बिल होता था वो होता था पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस आएगी, पेट्रोल आएगा तो हमारी इंडस्ट्री चलेगी, कारखाना, हमारे घरों में दिए जलेंगे, वगैरह वगैरह सारी बातें एनर्जी पे बेस्ड करती थी। ये कोई खुशगवार बात नहीं थी। यानी कि जो पेट्रोलियम का बिल कम हो गया था कोरोना से पहले, वो कोई खुशगवार बात नहीं थी। उसके दो इम्पैक्ट हुए थे। एक तो आपका बिल जब कम हुआ तो आपका इंपोर्ट बिल कम हो गया और आपने डुडियां डालनी शुरू कर दी कि हमारी मईशत संभल गई, हमारी मईशत संभल गई, हमारी जो फर्क है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो कम हो गया। और ये आज जैसे हफीज शेख ने कहा है, वो आगे बात करेंगे कि 20 अरब का फर्क था और 3 अरब रह गया और बहुत कम हो गया, इस वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद जो अब कोरोना के वाकये के बाद जब आदमी तेल जो बिल्कुल बेवकत हो गया, अमेरिका में वो माइनस पे चला गया, यानी पैसे भी ले लो और तेल भी ले लो वाली सूरत हाल पैदा हुई और $10 का शायद वहां बिक रहा है फी बैरल। यानी इतनी कम कीमत पे कभी नहीं आया। ऐसी सूरत में जो कमी हुई है वो अवाम का हक है, वो आप अपनी मीशत को संभालने के लिए कर रहे हैं। पहले जो आप कमी का इजहार करते थे कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया है, वो कोई खुशी की बात नहीं थी। अब आपका बिल कम हुआ है, इसमें आपने कितना अवाम को देना है, कितना बजट के डेफिसिट को पूरा करने के लिए देना है और कितना जो है उसके असरात के तौर पर आपने अपनी मईशत को संभालना है, ये दूसरी बात है। जब आप दूसरी बात पूछोगे तो उसकी डिटेल में हफीज शेख के बयान की डिटेल में उसका मैं तज़किरा करूंगा। जी, ठीक है सर, इसी की बात कर लेते हैं। आप हफीज शेख की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुल्की मईशत की वजाहत की और बताया कि जून के लिए जो पहले हफ्ते में जून के पहले हफ्ते में बजट पेश किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मुआशी कारकर्दगी में ये कितना अहम होगा? देखिए, जो उन्होंने जो हफीज शेख साहब ने बात की है वो बहुत अपने गुण गाए। एक तो बात वही जो मैं कह रहा हूँ कि 20 अरब का जो डेफिसिट था हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और हमारे फॉरेन एक्सचेंज में, वो गोया हमने पूरा कर दिया है। वो पूरा करने का मतलब बचा कि हमने इंपोर्ट खत्म कर दी है। 1 साल 1.5 साल से हमने इंपोर्ट बिल को कम करके हम फख्र कर रहे हैं कि कब कर दिए। जब इंपोर्ट बिल आप कम करते हैं तो उसका मतलब है कि इंपोर्ट से जो आपको टैक्स वसूल होता है वो भी कम हो जाता है। एक बात, एक्सपोर्ट आप उतनी बढ़ा नहीं पाए। ये कहते ही बढ़ने लगी थी, भाई 24 से 25 होने लगी होगी। पहले कैसे एक्सपोर्ट होती? पहले तो आपके कारखाने नहीं चलते थे,
آپ کی ملیں فیکٹریاں بند پڑی تھیں. کیوں بند پڑی تھی؟ اس لیے بند پڑی تھی کہ آپ کے ہاں بجلی نہیں تھی, آپ کے ہاں چلانے کے لیے جو انرجی کی ضرورت ہے وہ نہیں تھی. پچھلی حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے انرجی کی ضرورتوں کو پورا کر دیا, اور اب اس کے نتیجے کے طور پر ہماری ملیں, ہماری فیکٹریاں کام کرنا شروع کر رہی ہیں. اب اس کے رزلٹ کے طور پر, مثال کے طور پر, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جس سے آپ زیادہ کماتے ہیں, وہ دنیا کی ٹریڈ کا صرف 2% ہے. اس 2% میں ہمارا کتنا حصہ ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں. وہ بھی آرڈر ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے. ہم نے یورپ سے وہ ایک برات لی تھی, یورپی یونین سے, اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی مارکیٹ میں, منڈیوں میں مانگ ہی نہیں ہے, ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں اگر گزارا کر سکتے ہیں تو وہ کپڑے کے بغیر بھی اگر 4 جوڑے خریدتے تھے تو 2 خرید لیں گے. اچھا, وہ اس لحاظ سے ہم جس کا پیسہ کماتے ہیں وہ ہماری انڈسٹری جو ایکسپورٹ کی وہ کچھ زیادہ آگے بڑھ نہیں رہی. چنانچہ اس وقت اس کا کہنا کہ ایکسپورٹ بڑھنے لگی تھی وہ 23-24 بلین ڈالر سے 24-25 بلین ڈالر ہوتی, اس سے زیادہ کا فرق نہیں پڑتا. امپورٹ آپ نے کم کر دی. وہ کم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاں مینوفیکچرنگ بند ہو گئی تھی. جیسے کہ میں نے کہا کارخانے نہیں چل رہے تھے. آپ نے اور کس چیز میں کم کی ہے امپورٹ, جس پر آپ فخر کریں, کہتے تھے جی بٹر منگواتے تھے اور چیز منگاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا اشیاء. کچھ نہیں بھائی, تیل منگواتے تھے, تیل وہ اور ایڈیبل آئل, اور اس کی بھی قیمتیں کم ہو اور تیل وہ کھانے کا تیل بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں, اسی کو ہوتا ہے. تو حفیظ شیخ صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نے وہ ڈیفیسٹ کم کر دیا ہے اور اس سے ہماری معیشت مضبوط ہوئی ہے, کوئی اچھی بات نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ہماری گروتھ 3% تھی, ہونی تھی اس سال. نہیں, عالمی اندازے خود ہمارے بجٹ کے اندازے کے مطابق 2.4% تھی, صرف اتنی تھی. اور اگر 3% بھی تھے تو 3% پہ تو پھپتی کسی جاتی تھی ایک زمانے میں کہ ہندو گروتھ ریٹ, یہ انڈیا کی ہوا کرتی تھی. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی اب وہ 1 سے 1.5% وہ سکڑ جائے گی. عالمی معیشت 3% سکڑ رہی ہے, اگر ہماری معیشت اسی حساب سے سکڑے گی یا بڑھے گی تو کہا جاتا ہے کہ -1.5 وغیرہ تقریباً سکڑ جائے گی. جس کا مطلب ہے کہ اب وہ کورونا کے سر پہ ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری گروتھ. آپ نے کتنا پہلا آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہے آپ کے جسے کہتے ہیں ترقیاتی بجٹ میں. ترقیاتی بجٹ میں عام طور پر انویسٹ سال کے آخر میں کی جاتی ہے, پیسہ بچایا جاتا ہے, اور جنوری فروری مارچ کے مہینے جب آتے ہیں, جون سے پہلے تو بجٹ خرچ کیے جاتے ہیں اور پیسے دیے جاتے ہیں. سوچا جاتا ہے کہ ایمرجنسی میں ضرورت پڑ جائے گی تو ہمارا پیسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ ہم نے خرچ نہیں کیے, پہلے ہی ہم خرچ نہیں کر رہے تھے. اب یہ آ گیا تو بہانہ مل گیا. یہ تو 2 مہینے کی بات تھی. آپ نے اس ملک میں نہ ترقی کی ہے نہ حالات کو بہتر کیا ہے. اب کورونا کا نام لے کر آپ اور کہتے ہیں عالمی ادارے ہماری پشت پر ہیں. ADP نے بھی کہہ دیا, ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا, IMF نے کہہ دیا پیسے لے لو, اور یہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ پیسے دے رہے ہیں. ایک طرف سے تھا کہ پیسے CPEC سے لینے ہیں کہ IMF سے لینے ہیں, ورلڈ بینک سے لینے. ہم خوش ہیں, کورونا آ گیا, IMF CPEC وغیرہ سارے ہماری پشت پر ہیں. اور دوسرا حصہ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اس کی خوشیاں مناتا ہے کہ چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے, کورونا میں فائٹ کرنے کے لیے وہ ہماری مدد کر رہا ہے, ہمارا ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ساری کہانیاں جو ہوتی ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کشن مل گیا کورونا آنے سے, اس کی اپنی کارکردگی چھپانے سے؟ لیکن ایک چیز اور ہے, 15 دن کے لیے پابندی لگا دی کہ کوئی کھانے پینے کی چیز ملک سے باہر نہیں جائے گی. اچھا, کھانے پینے کی چیز سے مراد کیا ہے؟ چاول تو ہمارے ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہ تو ہوں گے, وہ تو رک جائیں گے, 15 دن کے بعد چلے جائیں گے. لیکن اصل بات ہے کہ ویٹ کی شارٹیج کا خطرہ تھا, نئی فصل کٹنے میں تاخیر ہو رہی ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ جب تک حکومت کے پاس گندم نہ ہو ہماری چیزیں باہر جائیں, سبزیاں جائیں, دوسری چیزیں جائیں, مہنگی ہو جائیں. 15 دن کے لیے بین لگا دیا گیا ہے. یعنی کہ اس سے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کرائسس تو ہے, چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں روکی جاتی. ہم تو ہر چیز کو بیچنے کے موڈ میں تھے, آٹا بیچتے تھے, گندم بیچتے تھے, چینی بیچتے تھے, جو ہمارے ہاتھ آتا تھا ہم بیچتے تھے. لیکن اس کے نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ کچھ نہیں نکلتا تھا. اب حفیظ شیخ کا جو بتانا یہی بتاتا ہے کہ معیشت میں جو ترقی کی بات کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی ترقی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ یہی خبر دے رہے ہیں کہ ہماری ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہوگی, وہ یہی خبر دے رہے ہیں کہ ہماری اکانومی پھیلے گی نہیں, اور یہی خبر دے رہے ہیں کہ اگلے مہینے 6 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا. کیسے پیش کیا جائے گا ابھی یہ طے نہیں ہے. اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو کیسے ہوگا, کیا شرائط طے کی جائیں گی. اپوزیشن نے بھی کہا ہے کہ آن لائن جو سیشن ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے, اور اس کی نہ قانون میں گنجائش ہے
نہ رول آف بزنس میں گنجائش ہے، نہ کسی اور طرح سے اس کی گنجائش بنتی ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں. اگلا مہینہ 2-1 مہینہ کورونا کے لحاظ سے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہماری معیشت کیا رخ اختیار کرتی ہے. سر اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے آن لائن اجلاس بلانے کی تجویز کی مخالفت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں اس طرح اجلاس ہم نہیں کر سکتے. اب اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ کورونا کے حالات انہوں نے خود کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں. ٹھیک بات ہے، دیکھنا ہے کہ دنیا میں دوسرے لوگ کیسے کر رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اجلاس وہ بلاتے ہیں تو کراچی کے لوگ کیسے آئیں گے، کوئٹے سے لوگ کیسے آئیں گے؟ ٹریفک تو بند ہے. پشاور سے، لاہور سے، ملتان سے لوگ تو ڈرائیو کرتے ہوئے آ جائیں گے، باقی کیسے آئیں گے؟ یہ مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر اس طرح اجلاس نہ کیا جائے، صرف ہم آن لائن اجلاس کر دیں تو سوال ہوتا ہے کہ بجٹ جیسی اہم ڈاکومنٹ جو ہے آن لائن ہم پاس کر دیں. آن لائن اجلاس کی تو یہ صورتحال ہے کہ کابینہ کا اجلاس پچھلی بار جب ہوا تو 20 وزیر اس میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ آن لائن سسٹم بیٹھ گیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ آن لائن اگر چیزوں کا فیصلے ہونے لگے، اگرچہ اب تو مقدموں کے فیصلے بھی آن لائن ہونے لگے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کیا ہم اس کی اجازت دیں، کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہوگا. یہ ساری ایسی صورتحال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اس پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اور اپوزیشن اس طرح کی بات مانے گی نہیں. اور ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے اور غیر معمولی دباؤ آ جائے تو پھر یہ مان لیں. اور سر فواد چودھری کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم آن لائن اجلاس کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کی جو ریکوائرمنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے. صرف آن لائن اجلاس میں یہ لوگ یہ نہیں کر پائیں گے کہ جو کاپیاں پھاڑ کے وہاں پہ ہنگامہ رائی کرتے ہیں، صرف وہ اس ٹائپ کا نہیں ہو پائے گا، باقی سب کچھ ہم آن لائن کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹیکنالوجی ہے. تمہارے پاس ٹیکنالوجی کہاں سے ہے؟ ساری بات سے لی ہوئی ہے. تم تو ایک کمپیوٹر نہیں بنا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایپ بنا لیں گے. ایپ کیا بنا لیں گے؟ ابھی تک کیا ایپ بنائی ہے؟ ہر چیز کی ایپ بنا رہے ہیں، ہر چیز کی ایپ بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جو دیہڑی دار آدمی ہے کہ ایپ میں جائیں اور جا کے اس میں سے اپنے آپ کو انٹر کریں. بھئی یہ تو مذاق والی بات ہوگی نا. اب آپ اسمبلی کا اجلاس بھی کہتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے. بھئی آپ کی بات کون سنے گا؟ آپ پارلیمانی امور کے وزیر بھی نہیں ہے کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے. یہ ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، بس چلنے دیں ایسے اس کو. جی سر اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. سر مذہبی آزادی پر امریکی کمیشن کی رپورٹ جاری کی ہے جس میں پہلی مرتبہ بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دے دیا گیا. اس رپورٹ کا عالمی سیاسی منظرنامے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے ایک لمبے عرصے سے ہم لوگ چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلم دشمنی کر رہے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہم پیش کرتے ہیں. خود انڈیا کے اندر جو بل پاس کیا گیا ہے شہریت کا، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلمان جو بنگلہ دیش اور افغانستان یا پاکستان سے آئے اس کو اگر مسلمان ہے تو اس کو شہریت نہیں مل سکتی، غیر مسلم کو مل سکتی ہے. یہ اتنا امتیازی قانون ہے کہ پوری دنیا اس پہ چیخ اٹھی ہے. پوری دنیا کا کہنا ہے کہ یہ کس طرح کا قانون ہے، اس کی کیا بات ہے. اور پھر جگہ جگہ وہاں مسلم دشمنی ہو رہی ہے، اس کو مارا جائے. ابھی عرب دنیا بولتی نہیں تھی، اب OIC بھی بولی ہے مسلم دشمنی پر، پہلی بار بولنے لگی ہے. کچھ اس کے منہ میں بھی زبان آئی ہے. اب یہ قطری شہزادی کا ایک ویڈیو میسج جو تھا وہ چل رہا تھا، قطر کی تھی یا UAE کی تھی، ایک شاہی خاندان کی، جس نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو ایک فیملی ہیں. انڈیا کے ساتھ کہا ہم تو خاندان سمجھتے تھے، لیکن آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک آپ کر رہے ہیں وہ تو بہت نامناسب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فرسٹ ٹائم دنیا کی اپینین جو ہے وہ انڈیا کی اس رویے کو سمجھنے لگی ہے کہ وہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ. اور یقینی طور پر یہ سلوک ایسا نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اسے برداشت کریں. پہلی بار اس میں کچھ پیدا ہوا ہے. اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے تو مودی کا ہے، جس نے اپنی ملک کی امیج ایسا بنا دیا ہے، صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ ستیہ ناش کر دیا ایسے. اگرچہ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب وہ لے کر پہنچے وزیر اعظم کے پاس، دیکھیے ہم نے تیر مارا ہے، بڑا کام کیا ہے، انڈیا میں کے بارے میں یہ پاس ہو گیا ہے وہاں، تو ان لوگوں نے بھی کہا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہوگا تو اتنا نہیں کیا ہوگا کہ وہاں ان کے اداروں نے خود دیکھا. اب انڈیا کے بڑے بڑے دانشور خود انڈیا کو کنڈیم کر رہے ہیں. ان کے ہندو دانشور جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ملک میں کیا ہو گیا، ہمارا ملک تو ایسا نہیں تھا. ہاں یہ ملک گاندھی کا ملک نہیں ہے، یہ ملک سیکولر ملک نہیں ہے، یہ ملک دنیا کی نمبر 1 ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ ملک وہ ہے جس پہ رہنے میں ہم فخر نہیں کر سکتے، جس کے اندر ہم کہتے تھے کہ سب ایک ہو کے رہتے ہیں، اب ہم بات نہیں کر سکتے. تو یہ جتنی ان کو شرمندگی بھی ہو رہی ہے ان کے اچھے لوگوں کو، ویسے اروندھتی رائے نہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف دنیا جو ہے
वो भी देख रही है। जी। अब कोरोना के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो कहते हैं जी कोरोना जो फैल गया है जी मुसलमानों ने फैलाया है। कुछ तबलीगी जमात के इज्तिमा की बात हुई और उसके बाद शुरू हो गया कि मुसलमानों ने फैलाया। तो ये तो एक ऐसा रवैया है जिसको अब दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही और दुनिया को भी ये काबिल कबूल नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि आलमी रायामा, खासतौर पर अमेरिका की रायामा जो है, जैसे अमेरिका कभी इसराइल के खिलाफ नहीं होता, यहूदियों के खिलाफ नहीं होता, ज्यूज के खिलाफ नहीं होता, ज़ायनिस्ट के बारे में गुफ्तगू नहीं करता, उस तरह वो हिंदू बुनियाद परस्ती और हिंदू इंतहा पसंदी के बारे में कोई ज़बान नहीं खोला करता। सर, इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद जो मुस्बत पेशरफ्त हुई है उनका एतराफ भी किया गया है, जैसे कि करतारपुर राहदारी, सिख यूनिवर्सिटी, उसके अलावा हिंदू मंदिर दोबारा उन्होंने ओपन कर दिया है। इसको आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इमेज पर इसका कितना असर पड़ेगा? पाकिस्तान के इमेज को पहली बार अप्रिशिएट किया गया है अक़लियतों के बारे में, अगरचे इसका नाम इमरान खान के साथ भी नती किया गया है कि वो अक़लियतों के साथ बेहतर सलूक का एक एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कोई हुकूमत ऐसी नहीं रही जो अक़लियतों के साथ बुरा सलूक करना चाहती हो। खासतौर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसके यहाँ तो बहुत सी अक़लियतें हैं ना जी, हर में लोग होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन अक़लियतें जो है ना वो पार्टीबाजी नहीं करती। वो पार्टी में होती भी हैं तो इसलिए कि अपनी कम्युनिटी के मफाद के लिए। वो नून लीग में भी होते हैं, वो लोग पीपल्स पार्टी में भी आ सकते हैं, वो तहरीक इंसाफ में भी आ सकते हैं, जैसे अक़लियतों का रवैया होता है। लेकिन अक़लियतों के साथ उनके हर मामले में पाकिस्तान में जो सलूक किया जाता है वो बहुत अच्छा। कुछ इंतहा पसंदों ने पिछले दिनों में शुरू की थी कुछ इस तरह की बातें, बहुत सी बातें कहने, लड़ाई असल में इनकी होती है कादियानियों के खिलाफ, लेकिन गुस्सा सारा जो होता है लोग इस तरह पोर्ट्रे करते हैं कि ये कोई हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। हम सिख तो यहाँ अगर आते भी हैं तो दुकानें भी खोल लेते हैं और हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं पंजाबी कल्चर का हिस्सा समझ के। सिंध में हिंदू जो राजस्थान में है और थर में है वो बिल्कुल एक तरह से रहते हैं और गुजारा करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये सारी अफवाहें फैलाना, बातें करना जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जी सर, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि प्ली बार्गेन और करप्शन में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी को कब्ल अज़ वक्त रिटायर्ड किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी के लिए ऐसे कवानीन की जरूरत क्यों पेश आई? सज्जाद मीर साहब का इस पर तज्जिया लेंगे। टेक अ ब्रेक। खबर सबसे पहले। मुश्किलें, आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तिहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर, कभी वेंटिलेटर बनकर अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद, मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। मैं हूं अली तारी। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। नई सूप, नए आगाज, नई बात, नया अंदाज, लाते हाजिरा की खबर। इंसानियत, एहसास और जज्बात, लोगों से मुलाकात, होगी सच बात, अवाम की बदहाली और हुकूमत के इक़दामात। टुडे मॉर्निंग डॉक्टर नबीह अली खान के साथ। मुश्किलें, आजमाइशें हमारे अज़्म का इम्तिहान हुआ करते हैं। हमारा ईमान हमें रसद भी पहुंचाता है और मदद भी। हमारे हाथ हाथों की तंजीम करते हैं। हमारे पास जो आता है वो तकसीम करते हैं। हम कभी इंक्यूबेटर, कभी वेंटिलेटर बनकर
अटकती रुकती सांसों की जान हुआ करते हैं। गम की घटाओं में खुशी की आगोश बन जाते हैं हम, और कड़कती धूप में साइबान हुआ करते हैं। मस्जिद, मंदिर और कलीसाओं तक, शहर शहर से गांव तक, हम सारा पाकिस्तान हुआ करते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन, खिदमत के सफर में तुम अकेले नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा, वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प करना, मैदान जिहाद से भाग जाना और नेक औरतों पर तोहमत लगाना। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सर, प्ली बार्गेन और करप्शन में मुलव्वस ब्यूरोक्रेसी को कबल अज वक्त रिटायर्ड किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए ऐसे कवानीन की जरूरत क्यों पेश आई? देखें, बात यह है कि ये हर हुकूमत जो आती है, 2-4 हुकूमतें खास तौर पर, वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक खास एक तरह की एंटेगनिस्टिक रवैया रखती हैं। सबसे पहले अयूब खान ने ब्यूरोक्रेसी की मदद से हुकूमत की और बड़ी मजबूती के साथ हुकूमत की। उसके बाद याजा खान ने आके 303 लोगों को निकाल दिया जी। और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट थे, जिनके नाम भी बहुत अच्छे थे, जिनकी शोहरत भी बहुत अच्छी, लेकिन निकाल दिया गया। भुट्टो साहब आए, उन्होंने 1100 के करीब लोग निकाल दिए। और भुट्टो साहब ने एक नया मसवदा कानून पास किया जिसमें बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट थे ब्यूरोक्रेसी के बारे में, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजेंटल मोबिलिटी, इस तरह की चीज़ें, और लेटरल एंट्री, कि अगर आप किसी बंदे को अपॉइंट करना चाहें तो लाजमी नहीं कि CSS का इम्तहान दे, पहले ग्रेड 17 में आए, फिर 18 में आए, फिर 19 में आए, आप बराह रास्त 19 में अपॉइंट कर सकते हो। 19 में लेकिन उसमें शर्त ये थी कि स्पेशलिस्ट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप एक सर्जन को जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड है, अमेरिकन बोर्ड है, उसको रखना चाहते हैं तो ये नहीं कि CSS करके वो आए ग्रेड 17 से 18 से 19 में आए, उसको आप 19 में डायरेक्ट रख लोगे, 20 में रख लोगे, जो उसकी इंटरनेशनल कैपेसिटी होगी। मतलब ये था कि स्पेशलिस्ट लिए जाए। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट ने सत्यानाश करके रख दिया ब्यूरोक्रेसी। जिसको चाहते थे, जिस ग्रेड में देते थे रख लेते थे, जिसको अंदर से तरक्की देनी होती थी, यानी ग्रेड 17 के आदमी को 20 में ले जाना होता था तो आउट ऑफ टर्न तरक्की दे देते थे। फिर दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उस पर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल साहिबान था, एक उनको शेल्टर था, तहफ़्फ़ुज़ था कि वो आईनी तौर पर उनको आसानी से निकाला नहीं जा सकता, भुट्टो साहब ने वो भी विड्रॉ कर लिया। तो सबसे पहले चेंज ये हुई जिससे सत्यानाश कर दिया। दूसरी चेंज की मुशर्रफ ने सारी ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बदल दिया। DC की जगह कहा कि इलेक्टेड आदमी आएगा, मेयर आएगा, कोई नाज़म आएगा, वो हेड करेगा, ये DCO होगा, जिस तरह का कॉन्सेप्ट था। रिजल्ट क्या हुआ? अब बल्दियाती इदारे नहीं है। उसमें और खराबियां थी। उसमें एक खराबियां ये थी कि वो अगर जवाबदेह है पुलिस किसको जवाब दे, उन्हें ये पुलिस जो है वो मेयर को जवाब दे, लेकिन रिपोर्ट को करेगी अपने हायर ऑफिसर को। दोनों तो इतनी कंट्रडिक्शन थी। और ये था कि जब आप काम करते हैं इलेक्टेड नुमाइंदे, उसका बिल पास होना है तो वो एक ब्यूरोक्रेट ने करना है। तो इस तरह का तसादम था जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम थे, कंफ्यूज करके रख दिया था। मैं SP कहता था, मुझे पता था SP से क्या मुराद है। अब DPO होता है, अब DCO होता है। पहले तो अंग्रेजी के नाम रखे हुए हैं और अंग्रेजी के नामों का पहले समझने की कोशिश की जाए कि ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट का हेड बंदा है, डिवीजन का है, फलां क्या है। ये सारी कंफ्यूजन पैदा कर दी। ऐसा ऐसा ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो बिल्कुल समझ गए कि जितने दिन हैं हुकूमत की हमायत करो, हुकूमत की करो,
खुशामद करो और अपनी नौकरी गुजारो और जो फायदे उठाने उठाओ। वो सियासतदानों को मशवरे देते रहे उल्टे बकौल और या मकबूल जान के मशवरे देते थे और सियासतदान भी उस राह पे लग जाते थे। ये सिस्टम जो था, ये रवैया जो था, बहुत देर चलता रहा। अब इन्होंने आके कई काम किए, एक दिन में बंदा बदल दिया, दूसरे दिन में बदल दिया, 4 IG बदले हैं, 3 बदले हैं चीफ सेक्रेटरी, यानी जब चाहते हैं जिसको बदल देते हैं। सुबह बहुत बंदा ड्यूटी पे आता है, पता चलता है आज किसी और चला गया। अच्छा, अब इतनी उसमें गड़बड़ हो गई कि उन्होंने जब शिकायत की तो नैब का जो कानून पास हुआ उसमें कारोबारी लोगों के अलावा सरकारी अफसरों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि इनके खिलाफ खाम खा के मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे, नैब इनको नहीं पकड़ेगी। अब क्या किया जा रहा है, साथ वो कंफ्यूज है ना, क्लियर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी की गर्दन दबोचनी या क्या करनी। अब उन्होंने कहा कि इनके फारग करने के लिए अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, साजिश हो, तो ठीक है, हम इनको इज्जत से रिटायर कर देंगे। ये इज्जत से रिटायर करना जो है, नौकरी से आपने फारग कर दिया, लेकिन ठीक है, उनको पेंशन दे देंगे, उनको मराद दे देंगे कि इसलिए कि शोर ना बचाएं, बहुत से लोगों को अगर निकालना चाहे। ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मतलब कि आप जिसको भी सर्विस से निकालना चाहते हैं आप निकाल देंगे, जब निकालना चाहेंगे आप निकाल देंगे। अच्छा जी, हम दावा तो ये करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि फौजी सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ जिस तरह तरक्की होती है, उनके अलावा जिस तरह नजर रखी जाती है अपने अफसरों पर, हम वही सिविल ब्यूरोक्रेसी में करना चाहते हैं, वो हो नहीं पाता। तो रिटायरमेंट का ये ऑर्डिनेंस जो है ब्यूरोक्रेसी को और नीचा दिखाने के लिए कि अगर हम इनको डिसमिस नहीं करेंगे या डिसमिस नहीं कर पाएंगे या कोई सजा नहीं दे पाएंगे तो हम इनको रिटायर कर देंगे। उस पर इल्जाम कुछ भी लग जाएगा और उस इल्जाम के नतीजे में वो कहेगा चल यार पेंशन मिल गई, कुछ तो मिल गया, जान छुड़ाओ और बैठ जाओ आराम करके। तो ये मेरा ख्याल में ब्यूरोक्रेसी को और भी कमजोर करने का और उसके नतीजे के तौर पर मजीद मसाइल पैदा करने का तरीका बनेगा, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। सर, सोशल मीडिया और बाज निजी चैनल पर एक मुजवजा मुसवदा दिखाया गया और उसकी शहजाद अकबर की जानिब से तरदीद भी सामने आई है, ये क्या मामला है? असल में नैब का ऑर्डिनेंस खत्म हो गया है, वो दूसरा ऑर्डिनेंस आएगा या बिल आएगा, असेंबली चल नहीं रही, ऑर्डिनेंस आएगा जी। अच्छा, हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिल जो पेश किया है वो लगता है कि यहाँ तो हुकूमत इस पर बातचीत कर रही है, यहाँ ये कहा जा सकता है कि वो अपोजिशन का मुसवदा था जो उन्होंने लीक कर दिया। मुसवदे एक्सचेंज तो हुए थे आज से 2 महीने पहले, कल ख्वाजा आसिफ ने कहा एक्सचेंज हुए। बस आप जी अच्छी नीयत से कोई काम किया जाएगा तो अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जैसे होता है ना कि अच्छी नीयत से कोई काम किया जाए, गुडविल से किया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो उस प्रोटेक्शन देने वाले बहुत सी चीज़ें उसमें मौजूद हैं, ख़ास तौर पर टैक्स के मामला इनके काम नहीं आएंगे, वो ये नहीं देख पाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं, 7 साल से पुरानी चीज़ें नहीं खोली जाएंगी। लगता था कि बड़ा फेवरेबल मुसवदा है नैब, और शहजाद अकबर ने कहा जी ये ऐसे तो नहीं है, हमारी तो ना अपोजिशन से बात हुई है ना नैब से बात हुई है, हम नैब से भी ऑन बोर्ड लेंगे। अब क्या सूरत हाल है, क्या अंदर खाने की बात हो रही है? हमारी डीप स्टेट भी है, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट भी है, अगर वो फैसला कर ले अपोजिशन की जमातों और हुकूमत से मिलकर तो बात वो आ जाती है, ऑर्डिनेंस वही पास होगा जो वो करना चाहेंगे। क्या ऐसा हो रहा है या किसी ने ऐसी फुल्लड़ी चला दी थी और उसके नतीजे के तौर पर हुकूमत जो थी वो एम्बेरस हुई? शहजाद अकबर ने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मुसवदा नहीं है, ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई है और कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बारे में ये सारी बातें कही जाएं। क्या तो उन्होंने दिया है, लेकिन क्या पता कुछ हो रहा जिसका शहजाद अकबर को पता ना हो। बहुत सारे मामला हैं जिसका शहजाद अकबर को नहीं पता होता, और बहुत से मामला हैं जिसका मिसाल के तौर पर असद उमर ने कहा 18वीं तरमीम के बारे में बात हो रही है तो बिलावल भी बोले, सब बोले, और शहरी रहमान सबसे पहले कहा कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन असद उमर ने कहा कि उनको नहीं पता बात। अच्छा, वो बात कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, यही तो किस्सा है इस मुल्क का। सर, तो आप क्या समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? होता है कि फैसले कहाँ होते हैं किसी को पता नहीं चलता। ये उसकी तरफ इशारा था कि फैसले हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और जब होते हैं तो सच में अचानक होते हैं। मिसाल के तौर पर चीफ की एक्सटेंशन का मसला था तो एक दिन आके मुस्लिम लीग नून ने असेंबली में कह दिया जी हम इस पे तैयार हैं, एग्री करते हैं, और सब ने, पीपल्स पार्टी भी देखती रह गई, तमाम दूसरे लोग भी देखते रह गए। ये एक ऐसा खेल है हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी के नाम पे जो खेला जा रहा है जो अभी किसी को समझ आने वाला नहीं। इस वक्त हम ऐसी सूरत हाल में हैं कि ऐसा खेल फिर बड़ी ताकत के साथ सामने आ सकता है और बहुत से मसाइल भी पैदा हो सकते हैं और लोग इसको समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कैसे हुआ है। सर, अगले मौजू की जानिब है। सर, उस्मान बुज़दार ने टाइगर फोर्स का इफ्तिताह किया और साथ ही उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर इजहार बरहमी किया है, क्या मामला है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? असल में ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो वो अब धाड़ रहे हैं ना, वो बताना चाह रहे हैं कि मैं शेर पंजाब हूँ, मेरी बात मानो, ये नहीं कि मैं
मेरे को ताकत नहीं थी, देखो मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी चलता किया जी, है जी। और चौथी बार के तीसरी बार चलता किया है, तो इसलिए इसको आप ना समझो कि मैं ऐसा हूँ। दूसरी ये जो उन्होंने टाइगर फोर्स का इफ्ताह किया है, कोई अच्छा नहीं, खुद भी टोपी पहन ली और फिरदौस आशिक अवान को ही पहना दी। उस्मान डार ने उनका इस्तकबाल किया। उस्मान डार बेचारे नौजवानों के अमूर के हैं और गोया उनकी फोर्स में शामिल हो गए। जी, जी। तो खामखा कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये बताना कि टाइगर फोर्स में हमारे चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं, वो पीपल्स फोर्स बना लेंगे सिंध वाले, जी। वो उसको लेके चले जाएंगे, वो मुराद अली शाह पर टोपी रख देंगे और वो कहेंगे ये डिफरेंट टोपी है। तो ये सारी सूरत हाल लगती है कि एक तो वो अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मेरी ताकत है और मेरी ताकत को मानो भी, ये ना इसको नजरअंदाज नहीं करो जी, और ऐसे लेके नहीं चलो जी। जी सर, आखिरी मौजू है, इसको जल्दी से कर देते हैं। सर, रजा रबानी ने 18वीं तरमीम को मनसूख करने के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार किया, आप क्या कहते हैं इस बारे वो में? ठीक कह रहे हो आप। उन्होंने असल रजा रबानी ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम उन्होंने पैदा की है, वो उस कमेटी के अच्छा। सरबराह थे जिन्होंने 18वीं तरमीम बनाई थी। अच्छा, इन सब ने मिलकर 1.5 साल काम किया और मैं तो उस प्रोसेस को भी अजीब समझता हूं जिसमें मुस्लिम लीग के भी 3 लोग हों, फजल रहमान के भी 3 लोग हों और जिनके मेंबर 3 हो असेंबली में उसके भी 2 या 3 लोग हों और मिलकर आप तय करें और दड़र आप असेंबली में पास करा दें जी। अच्छा, वो कैसे पास की, क्या किया गया, उसकी जो लकूना सा मैं कहता इसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान के लॉ मेकर जो हैं कानून साजी जानते ही नहीं है और उससे कोई बाहर नहीं है, उससे बहुत चीजें रह गई हैं, उस पर गुफ्तगू होती है, लेकिन ये कहते हैं कि ये सूबों के इख्तियार का मसला है। ये बात भी ठीक है, सूबों के इख्तियार का मसला है, लेकिन कुछ इख्तियार से ज्यादा वो तजावुज भी कर रहे हैं। अब आपने देखा सूबा और वफाक किस तरह लड़ रहे थे और किस तरह अब वफाक के लिए मसला ये पैदा हो गया है कि उसे कर्जे भी अदा करने हैं और उसे फौज का खर्च भी बर्दाश्त करना है। वो फौज का खर्च देने को तैयार, यानी दफा का, सलामती का, फौज की, और दूसरी तरफ जो है वो कर्ज अदा करने को जो है वो कहते हैं, आज बिलावल ने कह दिया कि ज़्यादा शरह सूद पे कर्जा लिया हुआ उन्होंने, वो हमारा हेडेक नहीं है, हमारा हेडेक। ये सारे एक ऐसे लतीफे हैं जिसका रिजल्ट वही निकलेगा कि 18वीं तरमीम जो छोड़ के कोई आ जाएगा और बैठ जाएगा आपके ऊपर और कहेगा जाओ भाई ले लो अपनी डेमोक्रेसी, जहाँ लेके जाना है तुम लोगों ने। सही। सर, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क यही है जी कि हमारी मईशत पर भी कोरोना के बाद जो असरात हो सकते थे उस पर गुफ्तगू भी हुई, बातचीत भी हुई और ये इम्पोर्टेंट सूरत हाल है और ये असल मसला है। इंडिया के बारे में जो बात हुई है वो भी दैट्स इम्पॉर्टेंट कि फर्स्ट टाइम दुनिया की आंखें खुली हैं और छोटी छोटी बहुत सी खबरें हैं हमारे यहाँ जो चल रही हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन असल चीज़ यही थी 2 खबरें जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। रज़ा रबानी, दूसरे लोग, ख्वाजा आसफ ये भी बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि अभी पार्लियामेंट्री सिस्टम कुछ चलने वाला नहीं फिलहाल, क्योंकि मीटिंग कराना मुश्किल होगा। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।